नमस्कार। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के या बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में मैं आज ऑप्शंस टर्मिनोलॉजिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। पुराने सीरीज में या पुराने वीडियोस में मैंने डिटेल्ड में बेसिक्स ऑप्शंस के बारे में कॉल, पुट, बाई, सेल, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज ऑप्शंस के जो प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आप देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिक्स में क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। जैसे स्ट्राइक प्राइस सेट किया जाता है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए। वो एक्सचेंज के थ्रू उसको उसके डिस्टेंस को बनाया जाता है, या कि 100 से किसी का 100 अगर स्ट्राइक प्राइस है या 120 होगा या 110 होगा, वो सारे स्ट्राइक प्राइसेस एक्सचेंज के थ्रू डिफाइन किया जाता है। और स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हो एज ए बायर या एज ए सेलर। इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसी स्ट्राइक प्राइस में आप प्रीमियम पे करते हो कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, अगर मार्केट प्राइस 100 चल रहा है और 100 के स्ट्राइक प्राइस पे आप कितना प्रीमियम पे करते हो, वो बाइंग सेलिंग इसी स्ट्राइक प्राइस पर होता है। इसका मतलब है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप कॉल बायर हो तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर में मैं जो भी लॉट साइज है उतने का मैं शेयर्स बाई करूँगा, उसके लिए मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। सेम पुट ऑप्शन के लिए रहता है कि पर्टिकुलर इस प्राइस के ऊपर में, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, मैं अपने शेयर्स को सेल करूँगा, इसके लिए मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ और ये इस कॉन्ट्रैक्ट में को बाई कर रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम है। टाइम वैल्यू जो रहता है काफ़ी लिमिटेड रहता है, तो आपको ये उस कॉन्ट्रैक्ट में एज्यूम करके चलना होता है कि आपका जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, मार्केट प्राइस कितना अपसाइड या डाउनसाइड जा रहा है, अगर आप बायर हैं या सेलर हैं उसके हिसाब से। दूसरा इम्पॉर्टेंट आता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट पहले से डिफाइन रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, स्टॉक्स की बात करूं, तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे का एक्सपायरी डेट ही डिफाइन एक्सपायरी डेट रहता है। अगर उस दिन अगर छुट्टी है तो उसके पहले वाले, अगर उस दिन भी छुट्टी है तो उसके पहले में, मतलब लास्ट थर्सडे फिक्स किया हुआ है। डेट से कोई मतलब नहीं है उसके अंदर में। वो 31 भी हो सकता है, 23 या 22 भी हो सकता है। तो लास्ट थर्सडे अगर वो आ रहा है तो उस डेट पे रहता है एक्सपायरी डेट। वो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है इसके अंदर में। एक बार में सपोज अगर जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है तो जनवरी का हो गया एक्सपायरी डेट लास्ट थर्सडे, फिर फरवरी का लास्ट थर्सडे और मार्च का। तो जैसे ही जनवरी का लास्ट थर्सडे ओवर होता है तो नियर मंथ में कन्वर्ट हो जाता है फरवरी, मार्च और फार मंथ, जो कि नया कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रैल, वो आ जाएगा। तो लास्ट थर्सडे रहता है। आज के डेट में मैं अगर हम लोग एक्सपायरी डेट की बात करें तो इंडेक्स के ऊपर में वीकली एक्सपायरी आ जाता है। अगर हम वीकली एक्सपायरी की अगर बात करें तो जैसे निफ्टी है तो उस वीक का जो थर्सडे है वो उस दिन एक्सपायर होता है। फ्राइडे से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वेडनेसडे हो जाएगा। अगर उस दिन छुट्टी रह गया तो उसके पहले दिन पे भी एक्सपायरी की जाती है। और थर्सडे को छुट्टी हो गया तो वेडनेसडे को ही एक्सपायर किया जाता है। मतलब
थर्सडे अगर किसी तरीके का छुट्टी आ गया तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी सेम डे पर हो रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक्सपायरी डेट को लेकर के इंडेक्स और इस पे लेकर के एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और क्लैरिफिकेशन दूंगा, क्योंकि अभी ये ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज की चीज़ें हैं तो इसलिए टर्मिनोलॉजी के ऊपर में ही ज़्यादा ध्यान दें। मार्जिन की रिक्वायरमेंट एज एन ऑप्शन सेलर अगर आप होते हो तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है, और मोर और लेस वही मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि फ्यूचर में आप अपना पोजीशन बनाते हैं। जितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी एक्सचेंज के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, और अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग इंडेक्स के लिए डिफाइन किया हुआ है कि किस में अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो किस में क्या मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, वो एक्सचेंज बताता है। और ये टाइम टू टाइम वैरी करेगा। टाइम टू टाइम वैरी करेगा मतलब मार्केट वोलेटिलिटी या स्टॉक के वोलेटिलिटी के ऊपर में एक्सचेंज कभी भी अपने मार्जिन की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। प्रॉब्लम डिक्रीज करने में नहीं आता है, प्रॉब्लम इंक्रीज करने में आता है। तो ये जो मार्जिन जो होता है ना ऑप्शन सेलर के लिए, ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल इसलिए रहता है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर में ही आपकी चीज़ें करनी है, और उसी समय अगर मार्केट वोलेटिलिटी या किसी भी रीज़न से अगर एक्सचेंज ने मार्जिन अपनी इंक्रीज करा दी तो मार्केट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है। अगर आप देखते हो जहाँ पर आपके पास में मार्केट में बहुत तेज़ी से चीज़ें ऊपर या नीचे होती हैं, वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट वन ऑफ द रीज़न भी रहता है। अगर किसी स्टॉक में बहुत मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है तो एज एन ऑप्शन सेलर आपको वो पोजीशन बनाए रखने के लिए उतने पैसे तक की रिक्वायरमेंट आ जाती है, और वो पैसे अगर नहीं आता है तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, तो उसके प्रीमियम पे बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा। प्रीमियम की ही ट्रेडिंग होती है। आपके पास में कुछ प्रीमियम आप पे करते हो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में, तो जो प्रीमियम आप पे करते हो वही प्रीमियम का ही एक्सचेंज होता है मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज। प्रीमियम का ही एक्सचेंज होता है। एज ए बायर हम प्रीमियम पे करते हैं, एज ए सेलर हमको प्रीमियम वो मिलता है, तो प्रीमियम के ही ट्रांजैक्शंस होता है। ये तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने एक छोटा सा अमाउंट पे किया है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे एंड ऑफ द मंथ एक्सपायरी डेट के दिन पर, वो रहता है। लेकिन आज के डेट में ऑप्शंस के ट्रेडिंग में प्रीमियम के ट्रांजैक्शंस इतने हेवी हो गए हैं कि कोई लास्ट तक जाता नहीं है कि हम इसका बाई करेंगे या सेल करेंगे वैसे लेकर, अनटिल अनलेस आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो और या पैसा आपके पास में ठीक ठाक है। अदरवाइज सब लोग प्रीमियम के ट्रांजैक्शंस के थ्रू ही अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। खास करके जो लोग थोड़े कम पैसे के साथ में आते हैं मार्केट के अंदर में और बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रीमियम के ट्रांजैक्शंस में आपको काफ़ी कम पैसे लगा करके अगर आप कॉल या पुट के बायर हैं और आपका मार्केट का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है कि आप प्रीमियम के ऊपर में ट्रेड स्टार्ट कर लें। वही प्रीमियम है जो कि बहुत तेज़ी से ऊपर या बहुत तेज़ी के साथ में नीचे की तरफ में जाता है। कई बार गामा फ्लैश लगता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो लॉट साइज तो डिफाइंड रहता है ऑलरेडी। 10 रुपये का प्रीमियम, 2 रुपये का प्रीमियम, 4 रुपये का प्रीमियम, कई बार 200 रुपये 400 रुपये तक का भी ट्रेडिंग हुआ होता है उसके अंदर में। तो जिस दिन गामा प्लस, जिस दिन वीकली या मंथली एक्सपायरी होता है तो डिपेंड करता है, तो वो एक दिन के अंदर में अमीर बनाने वाली बात होती है। लेकिन मार्केट इतना आसान भी नहीं है कि जो आपको इतनी आसानी से बहुत सारा पैसा दे देता है। 2 रुपये पे किसी चीज़ को आपने ख़रीदा एक्सपायरी के दिन पे, वो 200 रुपये तक का ट्रेड होता है, लेकिन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए 200 रुपये पे आई डोंट नो कौन लोग बाई या सेल कर पाते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये अगर जिसका जैकपॉट लगता है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है।
और ये सस्टेनेबल नहीं होता है एक्सपायरी डेट के दिन पे प्रीमियम का इतना हाई जाना या नीचे की तरफ जाना। लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद हम लोग बात करेंगे तो प्रीमियम के ऊपर में ही ट्रांजैक्शंस होता है, प्रीमियम के ऊपर में ही ट्रेड होता है। इसका प्रीमियम जो रहता है यही आपका कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं इतना अमाउंट पे करके, और अगर आप सेलर हैं तो वही अमाउंट आपके पॉकेट में आता है मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज। लॉट साइज ऑलरेडी डिफाइंड रहता है एक्सचेंज की तरफ से, उसमें हमारा और आपका कस्टमाइजेशन नहीं रहता है, ये ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। लॉट साइज मैटर करता है आपका कितना पैसा आपको पे करना है और कितने, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करूं या एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे जब आपकी बात करते हैं तो आप कितने शेयर्स ले रहे हो उस एक लॉट साइज पे, वो उतने शेयर्स आपके पास में रहना है मिलता है। वो आपका जो उसमें कस्टमाइजेशन नहीं रहा है वो उसी लॉट साइज पे ही या उसके मल्टीपल पे ही आपका करना है। सपोज 25 का लॉट साइज है तो 25 मल्टी क्या ही 25-25 करके ही आपको मिलना है। कई ब्रोकर्स आपको लॉट साइज 1 लिख करके देते हैं कि हाँ आप एक लॉट 1 लिखोगे तो इसका मतलब है कि 25 ले रहे हो, अगर उसका लॉट साइज 25 का है तो कोई 2 लिख के 50 हुआ। कई ब्रोकर्स आपको देते हैं कि आप पूरे लॉट साइज को लिख करके दो कि 25 ले रहे हो, 50 ले रहे हो, 75, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो लॉट साइज ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। एक छोटा सा लॉजिक रहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर के अंदर में कोई ट्रांजैक्शंस करते हो तो मिनिमम 5 लाख या 6 लाख का होना चाहिए। तो जो मार्केट प्राइस रहता है उससे वो कैलकुलेट करते हैं कि एक लॉट साइज में कम से कम 5 लाख या 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं। सपोज प्राइस इंक्रीज हो गया किसी स्टॉक का, वो 10 लाख, एक कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का हो गया तो उसको रिवाइज करके लॉट साइज को वो थोड़ी सी छोटी करते हैं, कम करते हैं। या प्राइसेस स्टॉक्स के इतने नीचे हो जाता है कि वो 2 लाख 2.5 लाख का रह गया तो उसको उसका लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो 5 से 6 लाख के आसपास का बैठ जाए। और ये टाइम टू टाइम एक्सचेंज रिवाइज करता रहता है, जैसे कि अभी निफ्टी का, बैंक निफ्टी का रिवाइज किया है इसने। मनीनेस की अगर हम लोग बात करें तो मनीनेस यहाँ पे ये एक गेम चेंजर रहता है एंड ऑफ द मंथ के लिए। जैसे अभी एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, फ्राइडे निकल चुका है, आज सैटरडे है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो 10% की मार्जिन की रिक्वायरमेंट आ गई है यहाँ पर। तो अगर आप कल देख रहे होगे तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ रही है थी करके सुबह के टाइम पे। तो जैसे इन द मनी होगा, जो लोग ऑप्शंस बायर होते हैं उनकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे इन द मनी होगा आप देखोगे कि जो लोग प्रीमियम के ऊपर में ट्रेडिंग करते हैं, हेजिंग लेकर के नहीं चलते हैं, प्रीमियम के ऊपर में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं क्योंकि 10% मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। सिर्फ प्रीमियम पे करने से काम नहीं चल रहा है, इन द मनी आते ही आपको वो उस मार्जिन की देना होगा कि आप ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप इन द मनी अगर आप आए हुए हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करोगे। अगर आप कॉल बायर हो तो आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में शेयर्स बाई करोगे। अगर आप कॉल पुट्स बायर हो तो आप शेयर्स दोगे। आपका ब्रोकर देख लेता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, अगर नहीं है तो वो आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट में डाल देगा। और आपका पैसे अगर नहीं रहते हैं, शेयर्स ऑल दो शेयर्स हैं फिर भी आपको मार्जिन रखना पड़ता है, पैसे नहीं है तो वो फिर आपको ट्रांजैक्शंस करने नहीं दे रहा है क्योंकि मार्जिन अगर आपके पास में नहीं है। तो एट द मनी वो सिचुएशन है जहाँ पे शेयर प्राइस और आपका स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। इस लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में, या जो एक्सपायरी जब स्टार्ट होना होता है, लास्ट थर्सडे है, आज फ्राइडे हो गया है, तो एट द मनी 2% के आसपास के चीज़ों को कई ब्रोकर्स आपका एट द मनी लेके चलते हैं कि 2% ऊपर या नीचे की तरफ में भी अगर शेयर है तो उसको एट द मनी मान लेते हैं। लेकिन
बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट प्राइस और आपका स्ट्राइक प्राइस अगर इक्वल है, आसपास में है, तो एट द मनी है। आउट ऑफ द मनी का मतलब हो गया एक चीज़ कि आप जिस समय में अगर आप अपना देखोगे एज ए कॉल बायर, तो आपका जो प्राइस है मार्केट का और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है, अगर उसमें आपका निगेटिव आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, तो आप आउट ऑफ द मनी है। और आपका स्ट्राइक प्राइस हायर साइड पे है और स्पॉट प्राइस आपका लोअर साइड पर है, तो फिर वो आउट ऑफ द मनी पुट के लिए हो जाता है। ठीक है। लोग ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन द मनी पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि इन द मनी होने पर क्या होगा कि जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आएगा आपके फेवर में एज ए कॉल या पुट बायर, तो वो उसके जो प्राइसेस जो होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई फ्यूचरिस्टिक ट्रेडर है जिसको पता है कि ये मार्केट मेरे साइड में ही मूव होने वाला है, तो वो आउट ऑफ द मनी में जाके ट्रांजैक्शंस करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। और वो टाइम वैल्यू के ऊपर में अपने फेवर में लेने लाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन लोग करते हैं उसको। जो सेलर है वो इन द मनी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी में रहता है, फार आउट ऑफ द मनी में, जहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक ट्रेडर होते हैं जो सोचते हैं कि मैं 1 रुपये लगाऊंगा मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, अगर वो मेरे साइड में आ जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि मैं छोटे पैसे अमाउंट लगा करके। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप एक फुल्स पैराडाइज कह सकते हो, लेकिन कभी कभी जैकपॉट लगता है। और जो स्मार्ट ऑप्शन सेलर होते हैं वो इस तरह के लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि आपका ब्रोकर डीप आउट ऑफ द मनी के चीज़ों को बैन करके रखता है ट्रांजैक्शंस के लिए, कि ताकि जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेडर्स हैं या जिनके पास में थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है मार्केट की, वो डीप आउट ऑफ द मनी में सोचते हैं 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ें मैं लगा देता हूँ, टाइम के अगर शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से आगे आएगा तो मुझे 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में, 20 रुपये 50 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा। और ब्लैक स्वाइन के का वेट करते हैं वो। ब्लैक स्वाइन का अगर चीज़ें रहती हैं, आ जाती हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है उनको। लेकिन ऑप्शन सेलर्स जो रहता है वो सोचते हैं कि मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आया या उनके फेवर में चीज़ें नहीं आई या बायर के फेवर में नहीं आई, तो वो छोटा छोटा अमाउंट भी बहुत बहुत पैसा बनाते हैं उसके अंदर में। अगला है यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन। इंडिया में यूरोपियन ही रहेगा। अगर आप देखोगे जा कर के तो वहाँ पे CE या PE, कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन ही लिखा रहता है। अमेरिकन ऑप्शंस हम इंडिया में से हटा दिया गया है, उसमें आपका पहले से ही रिमूव किया हुआ है। एक सिर्फ बता देता हूँ, अमेरिकन ऑप्शन में क्या रहता है कि जब भी आप मनीनेस में रहते हैं, इन द मनी आते हैं, तो आपके पास में एक राइट रहता है कि आप उसको एक्सरसाइज कर लें, जो मैंने नीचे बोर्ड भी लिखा है। आज के डेट में इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन है, मिडिल ऑफ द मंथ में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। कि सपोज अगर आपका शेयर स्ट्राइक प्राइस 100 का है और आपका शेयर प्राइस 120 रुपये हो गया, तो आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर लूँ अदर देन दिस, बेचने का अपने, तो वो उनसे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं जिनके थ्रू आपने वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे ही आप अपना एक्सरसाइज करोगे तो जो सेलर जो होता है उसको उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन वो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ही है। आप देखोगे कि CE PE लिखा हुआ है, कॉल ऑफ यूरोपियन पुट यूरोपियन। एक छोटी सी चीज़ और ऑप्शंस के मैं बता दूं कि टाइम वैल्यू जो रहता है, ये
जिसको थीटा बोलते हैं। जो ग्रीक्स अगर मैं जब आपके साथ में शेयर करूंगा उस समय मैं एक्सप्लेन करूंगा। थीटा जो रहता है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है ऑप्शंस के बायर और सेलर के लिए। गेम चेंजर इसलिए है कि इसके ऊपर ही सारा खेल है। यही जो चीज़ें जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो इसके ही ऊपर में आपके ऑप्शंस की ट्रेडिंग की सब कुछ बना रहता है। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकाल सकते हो, बाकी चीज़ें नोन फैक्टर है, थीटा नोन फैक्टर नहीं है आपके पास में। मार्केट का मूवमेंट वगैरह भी आप इधर से उधर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ टाइम वैल्यू के हिसाब में कैलकुलेशंस बैठता है वहाँ पर। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या रहता है, सिर्फ प्रीमियम का प्राइस, प्रीमियम कितना है इसके अंदर में। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम के अगर आप कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा आपके पास में इन द मनी में, और ऑल एट द मनी में ज़ीरो होगा, आउट ऑफ द मनी में ज़ीरो होगा, नेगेटिव साइड पर जाएगा। तो उसका पेमेंट आप नहीं करते हो, सिर्फ टाइम वैल्यू का पेमेंट करते हो आउट ऑफ द मनी में। इन द मनी में रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में आप टाइम वैल्यू को भी पे करते हो। ठीक है, प्रीमियम की बात करो। इंट्रिंसिक वैल्यू में जाता है कॉल ऑप्शन में अगर आप रहते हैं तो अगर आप मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं तो जो अमाउंट आता है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। बाकी जो पेमेंट आप करते हो एज ए प्रीमियम में वो टाइम वैल्यू का रहता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में निकाल के आप देख सकते हो आइडियल क्या रेट होना चाहिए, तो जिससे कि आपको इन्फॉर्म्ड ट्रांजैक्शंस, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर या इन्फॉर्म्ड ट्रेडर के हिसाब से आपका रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं आगे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।